जब बहुत देर तक सौम्या कमरे से बाहर नहीं आई, तो सुवन और विश्व दोनों अंदर गए। सुवन, सौम्या रो चुकी हैं आप, या और रोना है? सौम्या ने मुंह उठाकर सुवन की तरफ देखा। उसका मुंह और आंखें रोने से एकदम लाल हो चुकी थीं। सुवन, हे, क्या हाल बना रखा है? क्या फिर से फीवर हो गया क्या? कहते हुए उसने जल्दी जल्दी सौम्या के माथे को छूकर फीवर चेक करना शुरू कर दिया। सौम्या, मैं ठीक हूँ सुवन जी, मुझे अभी फीवर नहीं है। सुवन, फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सौम्या बिना उसकी बात का जवाब दिए बोली, अभी तक गए नहीं। सुवन, नहीं सौम्या, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं जाऊंगा भी नहीं। अरे रहने दो यहीं पर इसको। सौम्या वहां जाते ही फिर थोड़ी देर में यहीं को भागेगा। विश्व की बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। विश्व और सुवन वहीं चेयर पर बैठ गए। सौम्या थोड़ी सी सकुचाकर बोली, आई एम सॉरी सुवन जी, मैंने आपके साथ इतना रुडली बात की। सुवन, कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हारा हक था। सौम्या अपने ख्यालों में खोई अपने हाथ के ब्रेसलेट के साथ खेल रही थी। विश्व की नज़र उसके हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ी। वो बोला, सौम्या जी, आपका ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। सौम्या, शुक्रिया विश्व जी, पर ये मेरे पास किसी की अमानत है, देखते हैं कब तक रहती है। विश्व, बुरा ना माने तो जान सकता हूँ किसकी? सौम्या, मैं खुद नहीं जानती, तो आपको क्या बताऊं? कहकर वो फिर उसके साथ खेलने लगी। विश्व, और अगर जिसकी अमानत है उसने आकर आपसे मांगी तो आप क्या करेंगी? दे दोगी? सौम्या, हाँ जी जरूर, अमानत में खयानत थोड़ी ना कर सकती हूँ। और अगर उसने ब्रेसलेट के साथ कुछ और मांग लिया तो? कहकर सुवन चुप हो गया। सौम्या, और क्या मांगेगा? मेरे पास उसे देने के लिए और कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर में काका ने नाश्ता लगा दिया। विश्व और सुवन नाश्ता करके वहां से चले गए। सौम्या अपने कमरे में बैठी बैठी अपने ही ख्यालों में गुम थी। काका पानी लेकर आए और बोले, बिटिया आप दवाई खा लो, वरना ये जो साहब यहाँ रुके हुए थे मुझे फोन करके फिर डांटेंगे। नहीं डांटेंगे काका, मैं समझा दूंगी। कहकर सौम्या ने दवाई खा ली। कुछ देर के बाद सुवन सौम्या चैट पर बात करने लगे। बातों बातों में कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अभी रोज का हो गया था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती जा रही थीं। दोनों ने एक दूसरे के निकनेम रख लिए थे। इसको आप दोस्ती से ऊपर का प्यार कह सकते हैं। सुबह सुबह हो गया था और सौम्या सोमी दोनों की प्यार वाली दोस्ती परवान चढ़ रही थी। एहसास दोनों को था, पर चाहते हुए भी दोनों अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। एक अजीब सा खिंचाव और अपनापन दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे। एक दिन शाम का समय सौम्या बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। काका ने दरवाजा खोला। सामने सुवन को देखकर चौंक गए। सुवन ने मुस्कुराकर काका की तरफ देखा और बोला, आपकी बिटिया कहाँ है? काका ने हाथ से बालकनी की तरफ इशारा कर दिया। वहां जाकर उसने देखा सौम्या उसी के व्हाट्सएप में मैसेज कर रही थी। उसने जाकर पीछे से सौम्या की आंखें बंद कर लीं और बोला, बताओ कौन? आवाज सुनते ही सौम्या घबरा कर उठी। जैसे ही उसे सीधा खड़े होने की कोशिश की, वह अपना संतुलन संभाल ना सकी, एकदम गिरने लगी। सुवन ने उसको हवा में ही संभाल लिया। तब वह सुवन की बाहों में थी। सुवन एकटक सौम्या को देखे जा रहा था। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। उसके खुले बाल जमीन को छू रहे थे। मोटी मोटी आंखें जो सौम्या ने डर के मारे बंद की हुई थीं, गजब ढा रही थीं। सुवन का दिल उसे अपने इतने पास देखकर बड़े जोरों से धड़क रहा था। सौम्या ने जैसे ही धीरे से आंखें खोलीं, सुवन का मुंह उसके मुंह के पास था। उसकी आंखें देखकर सौम्या वहीं खो गई। सुवन एकदम बोल पड़ा, ये वक्त यहीं थम जाए और हम यूं ही एक दूजे की बाहों में समाये खड़े रहें। ना तुम कुछ कहो ना मैं कुछ कहूँ, बस तेरी मेरी आंखों को ही बात करने दो। सुवन के मुंह से शेर सुनते ही सौम्या थोड़ा सा होश में आई और खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, सौम्या ने शर्म से खुद को समेटते हुए कहा और सुवन को बैठने के लिए हाथ से इशारा किया। खुद बैठते ही अपने बालों को उठाकर जूड़ा बनाने लगी। सुवन, अरे इनको खुला ही रहने दो, ये खुले ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तुम पर। सौम्या के हाथ वहीं के वहीं रुक गए और उसके बाल दोबारा उसके कंधों पर झूल गए। दोनों चुप बैठे एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। काका चाय रखकर चले गए।
तभी सौम्या के फ़ोन में लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। उसने उठाकर खोला तो स्कूल के प्रिंसिपल ग्रुप में एक साथ काफ़ी सारे मैसेज थे। सौम्या ने उसे पढ़ते ही सुवन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो बड़े आराम से हाथ में सिगरेट पकड़े, दूसरे में कप पकड़े चाय का मजा ले रहा था और सोचों में डूबा हुआ सौम्या को निहार रहा था। सुबह आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सुवन, किस बारे में? सौम्या, ज़्यादा अनजान मत बनिए। हमारे स्कूल को 75 साल हो गए हैं और उसकी डायमंड जुबली एनिवर्सरी मनाने का डिसाइड किया है, जिसके लिए आपने पूरे स्कूल के स्टाफ का डिनर अरेंज किया है। सुवन, यही बताने तो मैं यहाँ तक आया था, पर मेरे बताने से पहले ही मल्होत्रा जी ने सारा क्रेज खत्म कर दिया। चलिए बेन्नू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लोहागढ़ फार्म पूरा 2 दिन के लिए बुक है। दोस्तों, लोहागढ़ फार्म एक गुड़गांव में ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में ढली हुई है। यहाँ तरह तरह के खेल, लट्टू पिट्टू, गुल्ली डंडा, कांचे पत्थर, गुलेल, मटकी फोड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, साइकिलिंग, ग्रामीण गतिविधियाँ, ऊंट गाड़ी की सवारी, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी की सवारी, मेहंदी, सिर की मालिश, मिट्टी स्नान, नलकूप स्नान, चरखा चक्की, मिट्टी के बर्तनों की कला और पोर्ट्रेट पेंटिंग, डेयरी, साहसिक गतिविधियाँ, कमांडो कॉल, टार स्विमिंग, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, टेंट पंचिंग, बीम बैलेंसिंग, कैटवॉक, डबल रोप ब्रिज, मंकी क्रॉल, रोप क्लाइंबिंग, रोप लैडर, हॉप्स कॉच वहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। आने वाले सैटरडे संडे स्कूल बंद रहेगा, तो फ्राइडे शाम को हम लोग यहाँ से निकलेंगे और संडे शाम को वापस आएंगे। पिकनिक का सुनते ही सौम्या के चेहरे पर बच्चों की जैसी खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि 10 साल से सौम्या कहीं भी बाहर नहीं गई थी। और दूसरी खुशी उसकी ये भी थी कि वह 2 दिन तक सुवन के आसपास रहेगी। नोटिफिकेशन देखते ही रितिका का फोन आया और बोली, सौम्या, हम दोनों भी चलेंगे, मना मत करना, खूब मजा करेंगे। सौम्या, हाँ रितिका, जरूर। कुछ देर बाद सुवन भी चला गया। सौम्या भी अपने काम में लग गई। रात को उसने दोनों बच्चों से फ़ोन करके उन्हें अपने पिकनिक पर जाने का बताया। बेटी उसके लिए बहुत खुश थी कि सौम्या धीरे धीरे लैब की तरफ वापस आ रही है, क्योंकि बड़ी होने के कारण उसने सौम्या को तिल तिल कर मरते देखा था। अनु, मॉम, आपने पापा को बता दिया? सौम्या, नहीं बेटा, अभी फ़ोन करूँगी तब बताती हूँ। सौम्या ने फ़ोन मिलाया। 9 बज रहे थे। फ़ोन उठाते ही उधर से हिमांशु बोला, हाँ सौम्या बोलो। सौम्या, हिमांशु, हम लोग स्कूल स्टाफ के साथ पिकनिक जा रहे हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। हिमांशु, अरे यार, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे एक छोटा बच्चा पिकनिक पर जाने के लिए खुश होता है। क्या करोगी जाकर? बोलो, आराम से घर में रहो, जाने दो सबको, तुम 2 दिन रेस्ट करो, कहकर हिमांशु ने फोन रख दिया। सौम्या ने फिर फोन मिलाया और गुस्से में बोली, मैं पिकनिक पर नहीं जाती, तुम ऐसा करो, 2 दिन के लिए घर आ जाओ, आराम से बैठकर बातें करेंगे, और वैसे भी तुम्हें घर आए हुए याद भी नहीं। कितना टाइम हो चुका है? हिमांशु, नहीं यार, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बहुत सारे पेंडिंग काम सैटरडे को हमें निकालने पड़ते हैं, इससे मैं तो नहीं आ पाऊँगा। सौम्या के जवाब का इंतजार किए बिना ही हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। सौम्या गुस्से में फ़ोन को बेड पर दे मारा और बोली, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगी। फ्राइडे को सारी तैयारी करके सौम्या स्कूल को निकल गई। जाते हुए काका को उसने बोल दिया कि शाम को खाना कम बनेगा, क्योंकि वह स्कूल के साथ 2 दिन पिकनिक पर जा रही है। उसने स्कूल में सबको चहकते देखा तो उसके भी चेहरे पर एक अलग चमक थी। सबको एक एक एनवेलॉप मिल चुका था, जिसमें उनके इंक्रीमेंट का चेक था और उनके पूरे प्रोग्राम की बुकिंग और टिकट थी। आरती मैम, हम वहाँ रुकेंगे कहाँ? रितिका ने आरती से पूछा। नो आइडिया रितिका, बट सी, आरती ने जवाब दिया। सौम्या, तुझसे एक बात पूछूं? सौम्या, हाँ पूछ, तुझे कब से परमिशन की जरूरत पड़ गई? रितिका, यार आजकल तेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक है, कारण मुझे नहीं पता, पर जो भी है, पर अब तू ऐसे ही अच्छी लगती है। मैंने उस सौम्या को भी देखा है जो 10 साल बिन मौत मरी है, पर उस समय की सौम्या से ये सामने अच्छी है, तो ऐसे ही खुश रहा कर, कहकर रितिका ने सौम्या को हक कर लिया। शाम को घर जाते ही गौरव ने रितिका और सौम्या को लेकर स्कूल के बाहर ड्रॉप कर दिया, जहां पर सब बस के लिए खड़े थे। प्रिंसिपल सर आए,
उसके बाद पूरे स्टाफ की 4 बसें 5 बजे रेडी होकर निकल पड़ीं। उनके स्कूल से लोहागढ़ फार्म जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटे लगने थे। सौम्या साथ साथ सब कुछ अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर अपडेट कर रही थी, जिस पर तक्ष और अनु साथ साथ कमेंट कर रहे थे। आखिर तुमने अपने मन की ना? हिमांशु को उधर से मैसेज आया। सौम्या: हाँ, जब सब अपने मन की कर सकते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है, कहकर उसने फोन रख दिया और सबसे बातें करने लगी। रात 8 बजे तक वे लोग लोहागढ़ फार्म से 2.5 किलोमीटर पहले अपने रिसोर्ट अरावली प्रिंस पहुंचे। वहां पर पूरी बुकिंग सुबन प्रताप शर्मा के नाम से थी। वहां पहुंचते ही सबको सबके रूम दे दिए गए। हर रूम में 2 की शेयरिंग थी और हर रूम के बाहर दोनों शेयरिंग के नाम लिखे थे। पर ये क्या, रितिका और सौम्या को लग रहा था उन दोनों को एक रूम दिया गया है, पर रितिका के साथ अंजलि को रखा गया था और सौम्या को सिंगल रूम दिया गया था। सौम्या रिसेप्शनिस्ट से बोली, मैं अकेली एक रूम में नहीं रह सकती, प्लीज मुझे भी कोई शेयरिंग रूम दीजिए। रिसेप्शनिस्ट: बी अंडरस्टैंड मैम, पर हमारे पास पूरे रिसोर्ट में और ट्विन शेयरिंग रूम नहीं है, इसलिए आपको जो रूम दिया गया है वह सिंगल शेयरिंग है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के रूम सारे सिंगल शेयरिंग हैं और आपके सामने वाली रूम आपके सारे फ्रेंड के हैं। सौम्या ने रूम की चाबी उठाई और लड़की के साथ अपने रूम की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने देखा उसके सामने वाला रूम रितिका और अंजलि को मिला है। वो इतने में भी वह काफ़ी खुश थी कि चलो कम से कम एक रूम ना सही, आमने सामने तो है, जब दिल करेगा भागकर इनके रूम में पहुंच जाऊंगी। फ्रेश होकर वो सब नीचे डिनर के लिए गए। बुफे से डिनर लेकर जैसे ही अपने अपने टेबल पर पहुंचे, वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई, आप लोगों के लिए बोन फायर प्रोग्राम रखा गया है, तो आप डिनर के बाद पूल साइड वाले ग्राउंड में आ जाएं। सबके लिए ये बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में लगा हुआ था। किसी के पास भी अपने लिए टाइम नहीं था। ये टाइम जो उन्होंने ज़बरदस्ती निकाला था बहुत अच्छा जाने वाला था। खाना खाने के बाद जैसे ही सब ग्राउंड में पहुंचे, वहां का डेकोरेशन देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ छोटे वाले बल्ब से लाइटिंग की गई थी। पूल साइड के ग्राउंड के बीच बोनफायर था और उसी के साइड में डीजे लगा हुआ था, जिस पर जो चाहे डांस कर सकता था। कम से कम 250 लोगों का अरेंजमेंट वहां किया गया था। सबको एक साथ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सब अपने आप में खेलने लगे, डांस करने में, गाना गाने में व्यस्त थे। सौम्या वहां से उठी और पूल के पास जाकर बैठ गई। उसने अपनी जीन्स को ऊपर फोल्ड किया और पैर पूल में लटका लिए और पानी के साथ खेलते हुए धीरे धीरे कुछ सोचने लगी। उसका चेहरा झुका हुआ था, जिसके कारण उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, पर उसकी आंखों से टप टप गिरती पानी की बूंदें पूल के पानी को भी बेचैन करने के लिए काफी थी। सब अपने काम में व्यस्त थे, पर कोई था जो काफी आतुर दूर से खड़ा उसकी तकलीफ को अंदर ही अंदर महसूस कर रहा था। जब बहुत देर तक वो वैसे ही वहीं बैठी रही, उसे ढूंढते हुए रितिका वहां आई और पीछे से आकर उसे रितिका ने एकदम से धाप कर दिया। सौम्या अपने ध्यान में बैठी थी, खुद को संभाल ना सकी। जरा सा धक्का लगते ही धम से पूल में जा गिरी। 9 फीट के पूल में सौम्या पानी में हिचकोले खाने लगी। हेल्प हेल्प, रितिका चीख चीख कर बुला रही थी, पर डीजे की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी ऊपर से सुबन ने देखा, आओ ना देखा ना ताओ, सिगरेट फेंकता हुआ तेजी से भागते हुए नीचे आया और बिना कुछ सोचे पानी में कूद गया और सौम्या को पूल से बाहर ले आया। ज्यादा देर पानी में रहने से वो बेहोश हो गई। उसने उसे गोद में उठाया और होटल के अंदर तेज कदमों से चला गया। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, कहकर वो सौम्या को उसके रूम की तरफ ले गया। उसके पीछे पीछे रितिका भी वहां आ गई। सुवन को देखकर उसके सारे फ्यूज उड़ गए थे। उसे अपनी नौकरी जाती हुई दिख रही थी। सुवन ने उसे बेड पर लिटाया। जैसे ही घूमा, पीछे रितिका को देखकर उस पर बरस पड़ा। इडियट, दिमाग से पैदल हो क्या, जो ऐसी बच्चों जैसी हरकत कर रही थी? इसे अगर कुछ हो जाता तो? सोचा भी है तुमने? सॉरी सर, मैंने जानकर नहीं किया, रितिका ने आंखों में आंसू लिए हुए बोला। सुवन ने 2 सेकंड लगाकर खुद को कंट्रोल किया, फिर रितिका से बोला, इट्स ओके, मैं रूम से बाहर जा रहा,
तुम इसके कपड़े बदल दो, ज़्यादा देर गीले में रहेगी तो ठंड पकड़ लेगी। डॉक्टर आ ही रहा होगा। रितिका, जी सर, कहकर उसने बैग से सौम्या के कपड़े निकाले और बदल दिए। गीले कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल दिए। तब तक सुवन भी डॉक्टर को लेकर आ गया। उसे देखने के बाद डॉक्टर बोला, नथिंग सीरियस मिस्टर शर्मा, बस ये डर से बेहोश हैं। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, कुछ देर में होश आ जाएगा। ये कहकर उसने इंजेक्शन दिया और चला गया। सुवन, रितिका जी तुम भी जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, इसे होश आते ही मैं बुला लूँगा। रितिका, बट सर ये सब मेरी गलती से हुआ है, सो प्लीज आप जाएं, यहाँ मैं रुकती हूँ। सुवन, तुम्हारी बात ठीक है, पर एक जिम्मेदार स्कूल बोर्ड डायरेक्टर होने के कारण तुम सबकी केयर करना मेरी ड्यूटी है। सो तुम जाओ और बाकी सबके साथ एंजॉय करो, और वहाँ इस हादसे के बारे में किसी से मत कहना, सब बेकार की टेंशन करेंगे। मैं यहीं बैठा हूँ। जी सर, कहकर रितिका चली गई। सुवन वहीं कुर्सी लेकर बेड के पास होकर बैठ गया। सौम्या के हाथ को अपने हाथों में लिया और भर्राए गले से बोला, प्लीज सौम्या आंखें खोलो, अभी तो तुम्हें मैंने ध्यान से देखा भी नहीं, तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारे बिन सुवन का वजूद कुछ नहीं है। वो बहुत देर तक वैसे ही बैठा, खुद से बात करता रहा और रोता रहा। तभी सौम्या के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। सुवन जल्दी से उठकर, सौम्या कैसी हो तुम ठीक हो, कहकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने को, कहकर सौम्या उठकर बैठ गई। जैसे ही उसने अपने कपड़े देखे वो एकदम शॉक हो गई और जल्दी से उठते हुए बोली, चलिए सुवन बाहर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। कहकर जैसे ही वो बेड से उतरकर चली, सुवन ने उसका हाथ पकड़ा और झटके से उसे खींचकर अपनी बाहों और सीने में जकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो सौम्या के चेहरे पर गिर रहे थे। सौम्या को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। वो खुद को सुवन की बाहों से छुड़वाने लगी। सुवन प्लीज छोड़ो मुझे, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। सौम्या तुम्हें सबकी चिंता है, मुझ पर क्या बीती इतने समय में, ये 1 मिनट को सोचा भी नहीं तुमने, कहकर सुवन ने अपनी बाहों की पकड़ ढीली कर दी। तड़ाक, सौम्या ने कुछ भी सोचे समझे बिना सुवन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और गुस्से से बोली, तुम अच्छे से जानते हो सुवन, मैं शादीशुदा 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मेरे कपड़े बदले और पता नहीं क्या क्या किया, और अब ये सब, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। छी, कितना भरोसा था मुझे हमारी दोस्ती पर और तुम पर, किंतु तुम भी बाकी सबके जैसे ही निकले ना। मैं खुश थी कि 2 दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, सारा सारा दिन साथ घूमूंगी, खूब बातें करूंगी, पर आज जो तुमने किया उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अभी घर जा रही हूँ। सौम्या गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई। सुवन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में हिमांशु फोन पर किसी विवेक से बात कर रहा था। यार आजकल सौम्या बहुत ज़्यादा बागी हो गई है, अपने दिल की करती है और पहले से नॉर्मल भी हो गई है। विवेक, क्या उसने दवाइयाँ बंद कर दी हैं? हिमांशु, मुझे पता नहीं, मैं तो 8 महीनों से घर नहीं गया, तुमने ही तो मना किया था जाने को, सो मैं गया ही नहीं। विवेक, क्या कह रहे हो तुम? 8 महीनों से तुम आए नहीं और तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो दवाई ले रही या नहीं। तुम अच्छे से जानते हो उसका दवाई लेना कितना ज़रूरी है। अगर उसने दवाई छोड़ दी और उसे सच्चाई का पता चल गया तो तू वर्स्ट, तुम्हें आइडिया भी नहीं वो क्या कर सकती है, समझे तुम? विवेक ने चिल्लाते हुए फोन पटक दिया। सौम्या गुस्से में अपने आंसू साफ करते हुई तेज कदमों से चलती हुई बाहर लॉन में चल रही पार्टी में पहुंची। उसे वहां देखते ही रितिका उसके भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लगकर रोते हुए बोली, सौम्या यार मुझे माफ कर दे, मेरे एक मजाक से तेरी जान पर बनाई, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या मुंह दिखाती। सौम्या, वो सब छोड़, तू ये बता, मेरे साथ इसी वक्त घर चलेगी या यहीं रुकेगी? तो मैं अकेली चली जाती हूँ। रितिका, घर? अभी इस वक्त? पर हुआ क्या ये बताएगी मुझे? सौम्या, ये मेरे कपड़े देखकर भी तुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है? तू यहाँ आराम से पिकनिक एंजॉय कर रही और वहाँ सुवन सर ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे साथ क्या क्या कर लिया होगा, मुझे यही सोच सोच कर खुद से भी शर्म आ रही है। रितिका, तू पागल हो गई है क्या? सौम्या ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है, डायरेक्टर सर ने तेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया और बिन सच्चाई जाने उन पर ऐसे ही इल्जाम लगाए जा रही है। सौम्या,
क्या बिना सच्चाई जाने तुझे कुछ नहीं पता रितिका? तू तो यहाँ बैठी मस्ती कर रही थी। तुझे तो यहाँ फन करना जरूरी था, बजाय इसके कि सौम्या कहाँ है ना? रितिका, सौम्या, जिस टाइम तू बेहोश हुई थी तब से लेकर डॉक्टर के आने तक मैं भी डायरेक्टर सर के साथ उसी कमरे में थी। तेरे कपड़े भी मैंने बदले, डॉक्टर आए, तेरे को इंजेक्शन देकर गए, तब भी मैं वहीं थी। उसके बाद सर ने मुझे बाहर भेज दिया ताकि किसी को ये ना पता चले कि तेरी हालत ऐसी है, वरना सब पैनिक हो जाते, सबकी पिकनिक का मज़ा खराब हो जाता। और तू उन पर इल्ज़ाम लगा रही है? उन्होंने तो तेरी जान बचाने के लिए खुद ही पानी में कूद गए बिना किसी का वेट किए। सच में हिमांशु के यहाँ ना रहने से तेरा दिमाग भी सक्की होता जा रहा है। हर इंसान में तुझे गंदा इंसान नजर आता है जो सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाना जानता है। पर ट्रस्ट मी, डायरेक्टर सर ऐसे नहीं हैं। मैंने उनकी नज़रों में एक सच्चाई और पवित्रता देखी है। फिर भी चलना है तो चल, लेकिन अभी नहीं, सुबह चलेंगे यहाँ से। अभी हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। सौम्या वहाँ खड़ी खड़ी अपने किए पर पछता रही थी। वो पार्टी छोड़कर अपने कमरे में चली गई और आते ही उसने व्हाट्सएप पर सुवन को सॉरी का मैसेज भेजा। सुवन ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैसेज सीन कर लिया पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद उसने फिर से सॉरी कहा पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला और लास्टली उसने फ़ोन को बंद करके रख दिया और लेट गई। पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में एक बेचैनी और एक पश्चाताप था कि बिन सोचे समझे उसने सुवन पर हाथ क्यों उठाया। इसी सोच में बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद सुबह खुली जब रितिका उसे कॉल कर रही थी। सौम्या, हाँ रितिका बोल। रितिका, जाग जा, 6 बज गए हैं। तुम्हें यहाँ से घर चलना है या फिर लोहागढ़ सबके साथ घूमने चलना है, डिसाइड कर, फिर मुझे बता, उसी हिसाब से मैं रेडी होंगी। सौम्या, यार लोहागढ़ चलेंगे, जिसके लिए इतने एक्साइटेड होकर यहाँ आए थे। सो तू भी रेडी हो जा, मैं भी होती हूँ, कहकर सौम्या भी अपने बैग से कपड़े निकालने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या पहने। आखिरकार उसने रेड टॉप और जीन्स पहने, साथ में स्पोर्ट्स शूज, आंखों पर धूप का चश्मा, बालों को खुला छोड़कर एक छोटा सा क्लचर लगाया और गले में एक प्रिंटेड स्कार्फ लिया। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट तो ऑलरेडी था। रेडी होकर जब वो नीचे पहुंची तो उसने चश्मा उठाकर अपने सर पर टांग रखा था। अंजलि, यार सौम्या, आज तुम गजब लग रही हो। सौम्या ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा। रितिका, पर इस तारीफ के बीच में ये भी याद रख कि हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तुम ऑलरेडी लेट हो। सौम्या, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से करके आती हूँ, फिर निकलते हैं, कहकर उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और जाकर सबके साथ बस में बैठ गई। बस वहां से रवाना होकर 15 मिनट में लोहागढ़ फार्म पहुंच गई। वहां फार्म के अंदर में हर कोई अपनी पसंद की गेम खेलकर बच्चा बनकर अपने बचपन में जाने को आतुर दिख रहा था। इन सब एक्टिविटी के बीच सौम्या की नजरें सुवन को ढूंढ रही थीं, पर सुवन उनके साथ वहां नहीं आया था। पर उसे तो आना था, क्यों नहीं आया? सौम्या खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रही थी। उसे सुवन को फ़ोन मिलाया, सुवन ने फ़ोन काट दिया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। सौम्या का दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, सौम्या का दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे रह रह कर अपने किए पर खुद पर गुस्सा आ रहा था। शाम को बस वापस रिसोर्ट आई और सब थक कर बाहर ही घास पर बैठ गए। सौम्या ने रिसेप्शनिस्ट से जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी प्लीज़, मिस्टर सुवन प्रताप शर्मा का रूम नंबर क्या है? रिसेप्शनिस्ट, 1090। सौम्या, क्या वे रूम में हैं या बाहर गए हैं? रिसेप्शनिस्ट, मैम वो रूम में ही हैं। सौम्या, ओके थैंक्स। ये सौम्या ने बाहर की तरफ देखा। सब वहीं लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। वो सीधा ऊपर रूम नंबर 1090 में पहुंचती है और जाकर नॉक करती है। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर से आवाज़ आई। सौम्या ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और कमरे में जा पहुंची। उसे देखा, सामने टेबल पर लैपटॉप रखे सुवन कुछ कर रहा है। दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। सुवन जी। अंदर आते ही सौम्या ने हल्के से आवाज़ लगाई। सुवन उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम कुर्सी से घूमकर बैठ गया। सुवन, अरे सौम्या, तुम यहाँ इस वक्त? कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? सौम्या, बहुत अच्छी थी। तुम क्यों नहीं आए? सुवन, क्योंकि मुझे बहुत काम था इसलिए नहीं आ पाया। सौम्या, काम था या मुझसे नाराज थे? सुवन, नहीं सौम्या,
मैं तुमसे नाराज नहीं बल्कि खुद से नाराज था, क्योंकि इतने टाइम में भी तुम मुझे पहचान ना सकी। सौम्य अपसेट होते हुए, सुवन गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारी बात समझनी और सुननी चाहिए थी, पर हमेशा की तरह बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते हुए सौम्या की आंखों में पानी भर आया। जैसे ही सुवन ने उसकी शक्ल देखी, सौम्या के पास आया और बोला, सौम्या तुम रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में पानी नहीं देख सकता। बाकी सब बर्दाश्त है, कहकर उसके गालों पर आए आंसू साफ करने लगा। सौम्या सुवन के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सुवन। सुवन ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों की आंखों से बह रहे आंसू उन दोनों के निश्चल प्रेम की कहानी बयां कर रहे थे। वह प्रेम जो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए तो था, लेकिन समाज और सामाजिक रिश्तों के चलते बाहर नहीं आ पा रहा था। पर आज दोनों उस प्रेम के भंवर में गोते खा रहे थे और एक दूसरे को बिना कुछ कहे अपने दिल का हाल बयां कर रहे थे। तभी सौम्या का फोन बजने लगा। सौम्या ने उस पर आता हुआ नाम देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसे पसीने आ गए और हाथ कांपने लगे। बिना सुवन से कुछ भी कहे वह वहां से अपने कमरे की तरफ भाग ली। सौम्या सौम्या सुनो तो सही, क्या हुआ मुझे बताओ। तो सुवन पीछे से आवाज देते हुए आ रहा, पर सौम्या बिना रुके वहां से अपने कमरे में भाग गई। सुवन उसे आवाज देता रहा, पर वो जाकर अपने कमरे में ही रुकी, दरवाजा बंद किया और शांत फोन को देखने लगी। तभी फोन दोबारा बजने लगा। कांपते हाथों से फोन उठाया और कांपती आवाज में हेलो बोली। हेलो सौम्या, कैसी हो तुम। मैं ठीक, डॉक्टर विवेक, सौम्या ने जवाब दिया। विवेक, तुम्हें मेरे पास विजिट के लिए आना था, तुम आई क्यों नहीं। सौम्या, मुझे ना वो एक्चुअली टाइम नहीं मिला। विवेक, तो आज आ जाओ, मैं क्लिनिक में ही हूँ। सौम्या, आज तो मैं स्कूल स्टाफ के साथ पिकनिक पर आई हूँ। क्या तुमने स्कूल कब से जाना शुरू कर दिया और कौन सा स्कूल ज्वाइन किया तुमने। क्या तुमने वहाँ के प्रिंसिपल को अपनी दिमागी हालत का नहीं बताया क्या, जो उसने तुम्हें जॉब पर रख लिया। विवेक, मैं पागल नहीं हूँ समझे तुम। सौम्या जोर से चिल्लाए जा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे रिसोर्ट में गूंज रही थी। सब अपने अपने रूम से बाहर आ गए। रितिका ने उसका दरवाज़ा नॉक किया, पर वो लॉक था। उसने दरवाज़ा खटकाना शुरू किया। आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल और सुवन भी वहीं आ गए। क्या हुआ, तुम सब इस वक्त यहाँ क्या कर रहे। प्रिंसिपल ने पूछा। रितिका, सर सौम्या का दरवाज़ा लॉक है और वो पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत चिल्ला रही है, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। सुवन के इशारे पर प्रिंसिपल ने सबको वहाँ से जाने को कहा, पर सब वहीं खड़े रहे। सुवन ने रिसेप्शनिस्ट से मास्टर की लेकर आने को कहा। सौम्या की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती घटती जा रही थी। लड़के ने लॉक खोल दिया और पीछे हट गया। सुवन ने सबको हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया और रितिका से बोला, रितिका, जब तक मैं ना कहूँ आप में से कोई अंदर नहीं आएगा, और सर आप सिक्योरिटी को बुला लो। इतना कहकर सुवन धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था। पैर से दरवाज़ा वापस धकेल दिया। अंधेरे में आइडिया लगाकर लाइट जलाई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। सारा सामान पूरे कमरे में फैला पड़ा था, पर सौम्या रूम में कहीं भी नहीं थी। पर उसकी बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। सुवन ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, सौम्या पॉट और बाथ टब के बीच में बैठी अपने दांतों से अपनी कलाई को काट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, विवेक, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो, सब पागल हो, मैं नहीं। सुवन ने उसका ये रूप कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जो सुवन सौम्या कुछ देर पहले तक बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी बाहों में थी, अब उसी सौम्या का टॉप बीच में से दो हिस्सों में फटकर उसकी बाहों में झूल रहा था। उसके अंदरूनी कपड़े सिर्फ उसके शरीर पर थे और उसके सारे बाल गीले होकर यहाँ वहाँ फैलकर उसके जिस्म को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सुवन वहीं बाथरूम के दरवाजे के पास ठिठक गया। उसने बेडशीट खींचकर सौम्या के ऊपर डाली और प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि रूम में सिर्फ रितिका को भेजो, बाकी सबको रूम में जाने को कहो। प्रिंसिपल, ओके, पर मिस्टर शर्मा वहाँ अंदर चल क्या रहा है। सुवन, कुछ नहीं मल्होत्रा जी, शायद सौम्या सपने में डर कर चिल्ला रही है, आप रितिका को भेजो। प्रिंसिपल ने सबको वही कहकर कि सौम्या सपने में डर गई है, परेशान मत हो, सब अपने अपने कमरे में जाओ, सबको भेज दिया
और रितिका को सौम्या के पास जाने को कहा। जैसे ही वो सौम्या के पास पहुंची, सुवन ने उसे बाथरूम की तरफ इशारा किया और उसके पीछे चलते चलते वो वहीं पहुंचा। सौम्या को देखकर रितिका चिल्लाती, उससे पहले ही सुवन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा और आराम से जाकर सौम्या को उसी हाल में बेडशीट में लपेटकर बाहर लाकर बेड पर लिटा दिया। सौम्या अब भी आंखें बंद किए हुए रोए जा रही थी। बाजू पर जगह जगह काटने से खून निकल रहा था, जिस पर सुवन ने अपना रूमाल बांध दिया। उसकी हालत देखकर रितिका का रोना भी रुक नहीं रहा था। रितिका, अब तुम रोना बंद करो और सौम्या को संभालो, तब तक मैं डॉक्टरों को लेकर आता हूँ, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही सबसे पहले विश्व को फोन किया और सब बताया। विश्व भी सुनकर सदमे में था और बोला, मैं डॉक्टर को लेकर सीधा वहीं आ रहा हूँ और कुछ भी हो मुझे बताते रहना। मुझे 10 मिनट लगेंगे वहां तक आने में, तब तक उसे और खुद को संभाल लेना, कहकर विश्व ने मेदांता की डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थी, कॉल किया और उसे सब बताकर अपने साथ चलने को कहा। वो विश्व की कॉलेज की दोस्त थी, सो उसने मना नहीं किया और विश्व के साथ चली गई। वहां जाकर उसने एग्जामिन करने के बाद पूछा, ये इसके साथ कब से हो रहा है? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने रितिका की तरफ देखा तो रितिका बोली, करीब 5 साल से। डॉक्टर रूपाली, तो इसका इलाज कौन कर रहा? सब चुप थे क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो रूपाली ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और बोली, इसे सोने दो, कल सुबह हॉस्पिटल लेकर आना, तब इसके कुछ टेस्ट करके देखते हैं, फिर बताते हैं इन्हें क्या हुआ, कहकर वो चली गई। बीच रास्ते में विश्व ने पूछा, रूपाली बता सकती हो तुम्हारे हिसाब से इसे क्या हुआ है? डॉक्टर रूपाली 2 मिनट के लिए चुप हुई, फिर बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। बाकी सुबह टेस्ट में पता चल जाएगा, चिंता मत करो विश्व, सब ठीक हो जाएगा। रितिका को उसके कमरे में भेजने के बाद सुमन सौम्या के पास बैठ गया और उसे बहुत ही ध्यान से उसका चेहरा देखता रहा। तभी उसे उसके फोन का ख्याल आया। उसने फोन को उठाकर खोलना चाहा, पर वह लॉक था। बड़ी कोशिशों के बाद भी फोन नहीं खोल पाया। वह जानना चाहता था कि आखिरी कॉल जो आया था वह किसका था और ये विवेक कौन है जिसका नाम लेकर सौम्या चिल्ला रही थी। यही सब सोचते सोचते वो लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी, लेकिन कुछ तो था जो सुवन के दिमाग में क्लिक कर रहा था और वह उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश में कर रहा था, क्योंकि जिस सौम्या को वह जानता था वह सौम्या ये नहीं थी। तो फिर ये ऐसे कैसे हुई? यही सब सोचते सोचते उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह जैसे ही सुवन की आंख खुली, उसने सौम्या को अपनी बाहों में सोते हुए पाया। वो बिल्कुल छोटे से खरगोश के बच्चे जैसे उसकी बाहों में सिमटी पड़ी थी। वो चाह कर भी अपनी बाह हिला नहीं रहा था, जिससे उसकी नींद खराब ना हो जाए, पर सिगरेट की तलब उठ रही थी, उसे भी वो रोक नहीं पा रहा था। सो धीरे धीरे करके उसने अपनी बाजू खींचनी शुरू की। हलचल से सौम्या की आंख खुल गई। उसका मुंह एकदम सुवन के मुंह के पास था। सुवन को अपने रूम में अपने बेड पर इतने करीब देखकर वो चौंक गई और एकदम से उठकर बैठ गई। कभी वह खुद को देखती तो कभी अपने साथ आधे से लेटे हुए सुवन को और कभी कमरे को। कमरा उसका था, लेकिन सुवन इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। ना ही उसे रात का कुछ याद था। वो कुछ कल जैसे रिएक्ट करती, उससे पहले ही सुवन बोल पड़ा, सौम्या अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सौम्या, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? सुवन के कुछ जवाब देने से पहले ही रितिका, अंजलि, आरती जी और बाकी 10-12 लोग दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गए। उनको देख सौम्या अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी हो रही थी कि वो सब सुवन को उसके साथ देखकर उसके बारे में क्या सोचेंगे। सोमी, कैसी है तू और तेरा हाथ कैसा है? उसकी कलाई पकड़कर रितिका ने पूछा। सौम्या ने अपने हाथ की तरफ देखा। मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये चोट कैसे लग गई रितु? अरे सौम्या मैडम, आप ना कल रात सपने में लोहागढ़ वाले सांड से फाइट कर रही थीं और चिल्ला रही थीं। वो तो गनीमत है कि समय पर शर्मा जी और रितिका मैम ने आकर सांड को आपके हाथों से शहीद होने से बचा लिया, वरना वो बेचारा तो बेमौत मारा जाता आपके इन नाजुक हाथों से, कहकर मिश्रा जी ने चुटकी ली। सब खिलखिलाकर हंसने लगे और सौम्या झेप कर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ आ गया था कि सुवन उसके रूम में क्या कर रहा था। उसने सुवन की तरफ देखा।
वो बाहर बालकनी के ग्रिल के साथ पीठ टिकाए उसी को देखता हुआ सिगरेट पी रहा था। सुवन ने अंदर आकर सबसे पूछा कि तुम सबको आज दोबारा लोहागढ़ जाना है क्या? सबने हाँ कहा। उसने रितिका की तरफ देखा तो वो भी हाँ कह रही थी। सौम्या चुपचाप बैठी थी। सौम्या, आप भी जाना चाहेंगी? सौम्या, नहीं सर, मैं रेस्ट करूंगी, मेरा सिर दर्द हो रहा है। सुवन ने उसके लिए चाय ऑर्डर की और अपने रूम में चला गया। घर से फ़ोन आया तो उसने बताया कि वो बिजनेस मीटिंग में कल आएगा। घर वालों ने भी पूछकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। फ़ोन हाथ में लिए और चाय पीते हुए सुवन अपने घर वालों के बारे में सोचने लगा। यहाँ उनकी पत्नी अवंतिका है, जो पॉलिटिशियन की बेटी होने के कारण अपना कैरियर उसी में बनाने में लगी है। बेटा इंडिया से बाहर पढ़ने गया था, वापस आया नहीं। भैया भाभी और उनके बच्चे सुवन की दौलत पर ऐश कर रहे थे। सुवन की तकलीफ का माँ के सिवा किसी को नहीं पता। सुवन जिस लड़की से प्यार करता था वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई। बहुत खोजने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो माँ ने सोचा अवंतिका से शादी करके शायद सुवन उसे भूल जाएगा। पर न अवंतिका ने उसे भूलने दिया और न वो भुला पाया। बिस्सु ने आकर डोर नॉक किया। आ जाओ, खुला है, सुवन ने जवाब दिया। बिस्सु आकर बैठ गया। पीछे पीछे ही उसकी चाय भी आ गई। उसने सुवन के कंधे पर हाथ रखा। सुवन की आंखों में पानी था। अरे यार, तू परेशान क्यों हो रहा? सब ठीक होगा। तू चाय खत्म कर और चल, कुछ जरूरी काम करने हैं, बिस्सु बोला। सुवन, सबसे जरूरी काम तो सौम्या को हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। वो आसानी से तो नहीं जाएगी बिस्सु। सौम्या को हॉस्पिटल कल लेकर चलेंगे, आज नहीं। आज संडे है, रूपाली हॉस्पिटल नहीं आएगी। वह कल मिलेगी तो आज पहले बाकी काम कर लेते हैं। सुवन को समझ नहीं आ रहा था बाकी बिस्सु किस काम के बारे में कह रहा था, पर वह बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलता था, तो इसलिए उसे ज़्यादा सवाल जवाब करने जरूरी नहीं समझा और चाय खत्म कर रेडी होकर उसके साथ चल दिया। जैसे ही वह दोनों सौम्या के कमरे के आगे पहुंचे, सौम्या ने दरवाजा खोल दिया और उनको देखते ही बोली, मैं आपके रूम में आ रही थी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? सुवन, हाँ, मैं थोड़ा काम से जा रहा था। कुछ काम है तो बताओ। सौम्या, आप अंदर आ सकते हैं क्या? बिस्सु सुवन अंदर चले गए। सौम्या, मुझे आपको शुक्रिया बोलना था क्योंकि मुझे याद नहीं रात को हुआ क्या, पर आपने मुझे संभाला, मुझे ऐसा लग रहा है। बिस्सु ने सुवन की तरफ देखा और सौम्या से बोला, सौम्या, कल रात का तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? सौम्या, नहीं सुवन। बिस्सु, आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये परेशानी कब से है? सौम्या, कौन सी परेशानी है बिस्सु जी? मैं एकदम फिट हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है, पर उसके बाद क्या होता है वह मुझे पता नहीं चलता। बस जब सुबह उठती हूँ तब सब भूल चुकी होती हूँ। ये विवेक कौन है? सुवन ने अगला प्रश्न किया। विवेक का नाम सुनते ही सौम्या एकदम घबरा गई। विवेक? आप विवेक को कैसे जानते हैं? सुवन, मैं जानता नहीं, पर तुम रात को बार बार विवेक का नाम ले रही थी इसलिए पूछा। सौम्या, विवेक मेरा डॉक्टर है, जिससे मेरा पिछले 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। जब भी सिर दर्द होता है इसी की दी हुई दवाई खा लेती हूँ। सुवन, चलो तुम टेंशन मत लो, तुम लोहागढ़ तो जा नहीं रही, सो रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ। कहकर सुवन बिस्सु के साथ निकल गया। गाड़ी में बैठते ही बोला, अब बता क्या काम है? सौम्या के घर चलना है सुवन, बिस्सु ने जवाब दिया। सुवन, सौम्या के घर? पर क्यों, वो तो यहाँ है। बिस्सु, हाँ, वो यहाँ है, पर उसके घर चलकर गिरधारी काका से उसकी बीमारी की कुछ जानकारी और दवाइयों के बारे में पता करना है जो वह ले रही है। मैंने कल का डॉक्टर रूपाली के साथ अपॉइंटमेंट सेट कर दिया है, तुम जाकर दिखा आना। कहकर बिस्सु ने गाड़ी सौम्या के घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचने पर गिरधारी काका को फोन किया। काका ने बोला कि वह सब्जी लेने बाहर आ रखा है, अभी घर आ रहा है। काका के घर आते ही वो दोनों काका के साथ सौम्या के कमरे में गए। वहां पर उन्हें सामने टेबल पर कोई दवाई नहीं मिली। सुवन, गिरधारी यहाँ पर सौम्या की दवाई रखी थी, वह सब कहाँ है? काका, नहीं साहब, यहाँ तो बिटिया की कोई दवाई नहीं होती, ना ही मैंने कभी देखी। सुवन, ये विवेक कौन है? काका, विवेक बड़े साहब के दोस्त हैं और डॉक्टर हैं। जब कभी बिटिया बीमार होती है तो वहीं उनको देखते हैं। मुझे विवेक का नंबर चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कहाँ से मुझे ये नंबर ला कर देते हो? कहकर सुवन बिस्सु को लेकर वहाँ से निकल गया।
विश्व, जिस दिन रात को हम सौम्या की तबीयत खराब होने पर उसके घर आए थे, यहाँ टेबल पर काफ़ी सारी दवाइयाँ रखी हुई देखी थीं। आज वहाँ एक भी दवाई नहीं है। अगर सौम्या दवाइयाँ साथ लेकर गई है, तो उसे रात को वह दवाई क्यों नहीं खाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ काला भी दिख रहा है। पर क्या, ये ढूंढ कर रहूँगा, कहकर सुमन रिसोर्ट की तरफ चल दिया। रास्ते भर वो यही सोचता जा रहा था कि सौम्या को कल हॉस्पिटल कैसे और किस बहाने से ले जाए, क्योंकि कहने पर तो वह जाने से रही। सोचते सोचते रिसोर्ट आ गया और वह दोनों उतरकर अपने कमरे में चले गए। सुवन, घर से कोई फोन आया था क्या? विश्व ने पूछा। सुवन, हाँ, मैंने कह दिया कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा। वैसे भी माँ के अलावा वहाँ मुझे खोजता कौन है? पैसे खत्म हो गए होंगे। विश्व, ओके। अब ये बता, तूने आगे का क्या सोचा है? सौम्या को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाना है, इस बारे में तो मैं तुझे कल ही बताऊंगा, कहकर सुवन ने लैपटॉप खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। विश्व उसके पास जाकर बगल में बैठ गया। जैसे ही बीच में उसकी सर्च देखी, उसके मुंह पर एक शैतानी स्माइल आ गई और बोला, मैं जानता था तू यही ढूंढेगा। सुवन, क्या करूं, मजबूरी है, ढूंढना पड़ेगा। उसने वहां से विवेक का नंबर उठाया और विवेक को कॉल किया और बोला, हेलो डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? सुवन, मैं मिस्टर शर्मा बात कर रहा हूँ, मुंबई से। मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। उम्मीद आप मना नहीं करेंगे। डॉक्टर विवेक, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए मिस्टर शर्मा? सुवन, सौम्या के बारे में। डॉक्टर विवेक, सौम्या? सौम्या कौन? सुवन, सौम्या हिमांशु कौशिक। अब याद आया आपको? डॉक्टर विवेक, जी बिल्कुल याद आया। पर आप कौन हैं? और वैसे भी मैं अपने किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री उनकी फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसके लिए आपको हिमांशु से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुवन, जानता हूँ डॉक्टर, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सौम्या को कौन सी बीमारी है जिसका इलाज आप कर रहे हैं? इसके अलावा और कुछ नहीं पूछना आपसे। डॉक्टर विवेक, आपको एक बार में समझ नहीं आता कि आपको सौम्या के बारे में कुछ भी जानने से पहले उनके हस्बैंड हिमांशु से परमिशन लेनी पड़ेगी, लगभग चिल्लाते हुए विवेक ने कहा और फोन रख दिया। विवेक इतना न्यूरोलॉजिस्ट था कि उसके प्रोफाइल में उसके नाम के साथ पॉजिटिव थिंग्स कम और नेगेटिव ज़्यादा लिखी हुई थी, जिनको पढ़ने के बाद सुवन के दिमाग ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। शाम हो चुकी थी, सबके रिसोर्ट से निकलने का समय हो गया। सब अपना अपना सामान लेकर रिसोर्ट कंपाउंड में इकट्ठे हो गए और बात कर रहे थे। सौम्या भी रितिका के साथ खड़ी बातें कर रही थी। रितिका उसे आज के दिन की सारी बातें बता रही थी। दूर कुर्सी पर बैठा सुवन बातें तो विश्व के साथ कर रहा था, पर दिमाग और नजरें उसकी सौम्या पर ही थीं। वह पूरी प्लानिंग कर चुका था कि सौम्या को कल डॉक्टर रूपाली के पास कैसे लेकर जाना है। बस आते ही सब उसमें अपना अपना सामान रखने चल दिए। रितिका, तुम चलो, मैं मिस्टर शर्मा को थैंक्स कहकर आती हूँ, कहकर सौम्या अपना सामान बस में रखकर सुवन की तरफ बढ़ गई और सुवन के पास जाकर बोली, शुक्रिया सुवन, आपने मेरे लिए बहुत किया, जिसे मैं एहसान कहकर छोटा नहीं करूँगी। परंतु अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सुवन, बिल्कुल, तुम मेरे काम आ सकती हो। बताओ, मेरी एक मदद करोगी? सौम्या ने उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा तो बड़ी गंभीर मुद्रा में सौम्या की तरफ देख रहा था। सौम्या, हाँ जी बताओ, जरूर करूँगी। सुवन, कल मुझे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। विश्व को किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो ये मेरे साथ नहीं जा सकता। तो क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? हाँ सौम्या, चली जाओ, ये वैसे भी हॉस्पिटल के नाम से डरता है, कहकर विश्व हंस दिया। सौम्या, पर मेरा कल स्कूल है। सुवन, मैं मिस्टर मल्होत्रा से बात करके आपका अरेंजमेंट लगवा दूंगा। सौम्या ने 2 मिनट सोचा, हाँ कहूँ या ना कहूँ, फिर बोली, सुवन मैं आपको मैसेज करके बताती हूँ, कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और चली गई। विश्व ने सौम्या के जाने के बाद सुवन का बहुत मजाक उड़ाया। क्या यार, तुझे तो लड़की पटानी भी नहीं आती। सुवन, जब लड़की पटाने की उम्र थी तब ये लड़की बहुत ढूंढी पर नहीं मिली, और अब जब ये मिली तो पटाने की उम्र निकल गई। विश्व, तब लड़की पटाना भूल गया तू, कहकर दोनों हंसने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में सौम्या ने रितिका को सुवन के बारे में बताया तो रितिका बोली, यार तुझे उनकी मदद करनी चाहिए, उन्होंने तेरी बहुत हेल्प की है।
मैं अकेली तुझे नहीं संभाल सकती थी। जो तेरी हालत थी। उसकी बात सुनकर उसे रास्ते में ही सुमन को मैसेज कर दिया कि वह सुबह साथ चलने के लिए तैयार है। टाइम बता दीजिएगा और कहाँ आना है ये भी, मैं आपको वहीं मिलूंगी। मैसेज देखते ही सुमन ने रिप्लाई किया, मैं कल आपको खुद ही पिक करने आऊँगा। उधर दूसरी तरफ विवेक ने फ़ोन रखते ही हिमांशु को मिलाया और उससे उसकी ये मिस्टर शर्मा के बारे में बताया और उसे सारी बात बताई जो जो उसके और सुमन के बीच हुई थी। हिमांशु, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो जिस नंबर से फ़ोन आया था? डॉक्टर विवेक, नहीं दे सकता, वह कोई प्राइवेट नंबर था, उस पर नंबर शो नहीं हो रहा था। हिमांशु, पर ये था कौन जो सौम्या के बारे में जानना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं इसे हम लोगों के प्लान के बारे में पता चल गया हो? डॉक्टर विवेक, नहीं पता हिमांशु, पर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो और पता करो ये कौन है। कहकर विवेक ने फ़ोन रख दिया, लेकिन चिंता की लकीरें उसके और हिमांशु के माथे के ऊपर आ गई थी। हिमांशु ने घर फोन करके गिरधारी काका से सौम्या के बारे में जानना चाहा। काका ने बताया, सौम्या अभी पहुंची नहीं है। हिमांशु, काका घर पर कोई और भी आया था? गिरधारी उसे बताना चाहता था। सुबन के डर से उसने अपना मुंह नहीं खोला। नहीं बड़े साहब, कोई नहीं आया। हिमांशु, ठीक है, सौम्या आएगी तो उनको कह देना मुझे फ़ोन कर लेगी। सौम्या ने आकर अपना सामान बेड पर रखा और चेंज करने चली गई। काका, बिटिया बड़े साहब का फ़ोन आया था, उनको आप फ़ोन कर लो। सौम्या, कर लूँगी काका, पहले आप मुझे चाय पिला दो, कमरे में ले आना, मैं वहीं जा रही हूँ। कहकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। साइड के टेबल के ऊपर उसकी सारी दवाइयाँ वैसे ही लगी हुई थीं जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसने उसमें से एक गोली निकाली और खा ली और हिमांशु को फ़ोन किया। हिमांशु ने उसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की। पिकनिक का पूछकर ये कहा कि शायद अगले हफ्ते वीकेंड पर आ सकता है। सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे हिमांशु के ये कहने के पीछे भी कोई मकसद लग रहा था। सौम्या अगले दिन सुबह 7 बजे सोकर जागी। देखा साइड टेबल पर खाना ढका रखा है। बिटिया, तुमने तो रात को खाना ही नहीं खाया। मैं लगाकर चला गया था। चाय रखते हुए गिरधारी बोला। काका, नींद आ गई थी। काका, आज मैं स्कूल से एक दोस्त के साथ जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो आप अपना खाना बनाकर खा लेना, मैं शाम को ही आऊँगी। सौम्या ने चाय पीते हुए कहा। ठीक है बिटिया, कहकर काका चले गए। ठीक 9 बजे सुवन ने फ़ोन किया कि वह गाड़ी में नीचे वेट कर रहा है। सौम्या तैयार होकर नीचे आ गई और वहां से वे दोनों हॉस्पिटल निकल गए। वहां जाकर डॉक्टर रूपाली के केबिन में पहुंचे। विश्व पहले से ही वहां बैठा था। सुवन, विश्व को तो किसी मीटिंग में जाना था, ये यहाँ कैसे आए? आइए सौम्या जी, बैठिए, डॉक्टर रूपाली बोली। सौम्या बैठ गई। उसे लग रहा था कि शायद सुवन अपने चेकअप के लिए आया है। जैसे ही डॉक्टर रूपाली ने उससे क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू किए, वो परेशान हो गई और बोली, सुवन, आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हो ना? सुवन, हाँ सौम्या, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, पर जो कल मैंने तुम्हारी हालत देखी थी उसके बाद ज़रूरी हो गया था कि मैं तुम्हें यहाँ डॉक्टर रूपाली के पास लेकर आऊँ। तुम सीधे सीधे आती नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह लेकर आना पड़ा। सौम्या, ओके, तो आप क्या जानना चाहते हो मुझसे डॉक्टर? डॉक्टर रूपाली, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें परेशानी कब से है? सौम्या जी, आप परेशान मत होइए, मुझे सिर्फ आपका एक ब्लड टेस्ट करना है और उसके साथ आपका ब्रेन का एमआरआई, ताकि मैं ये जान सकूं कि किस वजह से कल आपकी ऐसी हालत हो गई थी। सौम्या मना करना चाह रही थी, पर वह इससे पहले कुछ बोलती, सुवन ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा और धीरे से बोला, सौम्या इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सौम्या ने मुंह उठाकर सुवन की तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। तो प्लीज मना मत करो और रूपाली को टेस्ट करने दो। उसे ब्लड टेस्ट के लिए हाथ आगे कर दिया और उसके बाद एमआरआई कराकर सुवन के साथ वापस घर चली आई। रास्ते में बोली, सुवन, आप मुझे सच बोलकर भी तो हॉस्पिटल ले जा सकते थे, आपने झूठ क्यों बोला? सुवन, सौम्या, तुम मना कर देती जैसे अभी कर रही थी, तो तुम इन टेस्ट से प्रूव क्या करना चाहते हो कि मैं पागल हूँ? सौम्या गुस्से में रोती हुई बोली। सुवन ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया और बोला, पगली, जान ले लूंगा उसकी जो तुम्हें पागल कहेगा या करने की कोशिश करेगा। सौम्या ने आंखें बंद कर लीं। सुवन ने उसके माथे पर किस किया और बोला, तुम परेशान मत हो, कल रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं। मुझे वही पहले वाली सौम्या
इतना कहकर वो चुप हो गया। सौम्या के दिमाग में उसकी आखिरी लाइन घूम रही थी और सुवन का दिमाग टेस्ट रिपोर्ट पर। दोनों अपनी ही सोचों में घर को निकल चले। दोनों की रात आंखों ही आंखों में निकल गई। सौम्या उस बात को लेकर सो नहीं पाई कि सुवन ने ऐसा क्यों कहा, और सुवन उसके टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर सो नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह वॉक पर गया। वहां से आते ही बाहर गार्डन में न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। सामने नौकर आकर चाय रख गया। तभी अवंतिका आकर पास बैठ गई और बोली, इस बार इलेक्शन में पापा की जगह मैं टिकट ले रही हूँ। सुवन, मैं मना करूँगा तो तुम मान जाओगी? बोलो। अवंतिका, मैंने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया है। सुवन, तुमसे परमिशन नहीं मांगी। तुम्हारी शादी उसी गवार से होनी चाहिए थी जो तुम्हें पसंद थी। पता नहीं क्यों पापा ने मुझे तुम्हारे गले बांध दिया। सुवन, तो इसका जवाब अपने पढ़े लिखे पापा जी से ही पूछो श्रीमती जी। मैं इसका क्या जवाब दूं तुम्हें? कहकर वो चाय पीने लगा। भाभी ने बताया कि तुम 2 दिन से घर नहीं आए, जान सकती हूँ कहाँ थे तुम? सुवन, भाभी ने जब ये बता दिया तो बाकी भी पूछ लेती। अवंतिका, पूछ तो रही तुमसे, तुम बता दो। सुवन, क्यों? मैंने पूछा कि तुम 15 दिन से रमन देसाई के घर पर क्या कर रही? देसाई का नाम सुनते ही अवंतिका आग बबूला हो उठी और खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, सुवन, तुम मेरी जासूसी करवा रहे? सुवन, अवंतिका, मुझे उसकी जरूरत नहीं। तुमने पहले मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अब रमन देसाई को कर रही हो। बहुत पछताओगी एक दिन। यू बास्टेड, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बोलो? कहकर अवंतिका ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सुवन झटके से उठा। उसके उठने से अवंतिका झूले पर गिर गई। उसका हाथ पकड़कर उसके सीने के पास ले जाते हुए बड़े प्यार से बोला, मिसेस शर्मा, इन नाजुक कलाइयों का इस्तेमाल जिस काम के लिए करती हो उसके लिए ही करो। मुझ पर इनका प्रयोग नहीं करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कहकर अंदर चला गया और माँ से नाश्ता लगवाने को कहकर अपने रूम में चला गया। जैसे ही नहाकर निकला, बिस्सू का फोन आ गया। मैं आ रहा, रेडी रहना, हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल में बिस्सू और सुवन डॉक्टर रूपाली के केबिन में बैठे उसका वेट कर रहे थे। डॉक्टर रूपाली सौम्या की रिपोर्ट लिए केबिन में आती है। उसे देखते ही बिस्सू पूछता है, रूपाली, तुमने रिपोर्ट देखी, क्या आया? डॉक्टर रूपाली थोड़ी सी गंभीर होते हुए, हाँ बिस्सू, देखी। न्यूज कुछ ठीक नहीं है बिस्सू। मतलब? सौम्या के ब्लड में ड्रग्स का ओवरडोज मिला है, वही इसके ब्रेन पर भी असर कर रहा है। बिस्सू, तुम कहना चाहती हो सौम्या ड्रग्स लेती है? रूपाली, नहीं बिस्सू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सौम्या को ड्रग्स दिया जा रहा है जिससे वो सिर्फ जिंदा लाश बन जाए या इतनी आदी हो जाए कि खुद को खत्म कर ले। सुवन, जो अब तक बैठा दोनों की सुन रहा था, बोला, डॉक्टर, कौन सा ड्रग्स मिला है सौम्या के ब्लड में? मैं जान सकता हूँ? मिस्टर सुवन, यू कैन नॉट बिलीव शी इज यूज्ड क्रिस्टल मैथ। सुवन, व्हाट? क्रिस्टल मैथ? उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। रूपाली, हाँ, अगर मरीज रोजाना इसका प्रयोग करता है तो वह इसका आदी हो जाता है। इसके बाद उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है और ब्रेन डैमेज होता है, मेमोरी लॉस होने लगती है। इससे मेमोरी में गैप आना शुरू हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो जाता है। इसमें वह रियलिटी से बिल्कुल दूर चला जाता है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं बता पाते हैं और ना ही ठीक से सोच पाते हैं और उन्हें पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, जिसे तुम उस दिन सौम्या में देख चुके हो। अब वो ये ड्रग्स खुद ले रही है या उसे दिया जा रहा, ये नहीं पता, और कब से वो ले रही ये भी नहीं पता, क्योंकि उसके ब्लड में वो 7.8 रेटियो में मिला है, जिसका मतलब वो इसकी आदी हो चुकी। हम उसे वापस भी नहीं ला सकते, क्योंकि बंद करते ही पैनिक अटैक से वो कोमा में भी जा सकती है। आई एम सॉरी विश्व, आई एम टोटली हेल्पलेस एंड कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर सौम्या। कहकर रूपाली चली गई। सुवन वहीं गुमसुम बैठा, रिपोर्ट हाथ में लिए उसे देखता रहा। विश्व, सुवन चलें। सुवन ने बिस्सू को पेट से पकड़ा और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। बिस्सू, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, उसे दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बिस्सू उसे प्यार से संभालते हुए चुप करवाता रहा। जब वो तसल्ली से रो चुका
तो बिस्सू के साथ चल दिया। गाड़ी मैं चलाता हूँ, तू साथ वाली सीट पर बैठ आराम से, बिस्सू बोला। सुमन चुपचाप बैठ गया। बिस्सू, तुझे पता है, जब मैंने उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, तब से लेकर आज तक मैंने उसे सिर्फ उसकी आंखों से पहचाना, क्योंकि उन्हीं आंखों ने मुझे जीने की राह दिखाई थी। वरना मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब मुझे उसको इस दर्दनाक मौत वाली जिंदगी से बाहर निकालना है। ये जानना है कि वो ड्रग्स क्यों ले रही है। बिस्सू, पर तू ये कैसे करेगा? सुवन, देखता हूँ। बिस्सू, पर एक बात याद रखना, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम जानते हैं कि वह ड्रग लेती है। बिस्सू, ठीक है, जैसा तू कहे। तभी सुवन के फोन पर सौम्या का फोन बजना शुरू हो जाता है। वह फोन उठाता है। सौम्या, हेलो सुवन, रिपोर्ट में क्या आया? सुवन, कुछ नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अभी तुम कहाँ हो? सौम्या, मैं स्कूल से निकलती हूँ, घर जा रही हूँ। सुवन, ठीक है, मैं शाम को तुम्हें घर पर आकर मिलता हूँ। शाम की चाय साथ पियेंगे, कहकर फोन रख देता है, क्योंकि वो अपनी आवाज को स्थिर नहीं कर पा रहा था। बिस्सू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। घर जाकर सुवन सीधा बाथरूम में गया। शावर चलाकर तब तक उसके नीचे खड़ा रोता रहा, जब तक उसका दिल और दिमाग शांत नहीं हो गया, या यूं कहे उसकी आंखों से आंसू खत्म नहीं हो गए। उसके बाद वो एक सुकून और एक शांति के साथ ऑफिस में आकर बैठ गया। बिस्सू कभी लैपटॉप और कभी सुवन को देख रहा था। शायद उसके दिमाग में चल के आ रहा, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शाम को सौम्या चाय पीती हुई बालकनी में बैठी सुवन को मैसेज कर रही थी। तुम तो शाम को चाय पीने मेरे घर आ रहे थे, पर कहाँ रह गए? मैं पी रही हूँ। सुवन, पीछे पलट कर देखो। सौम्या ने पीछे देखा। सुवन उसके पीछे खड़ा था। वह सामने कुर्सी पर बैठ गया और सौम्या से बोला। सुवन, सौम्या मेरी दोस्त बनोगी? सौम्या, दोस्त मैं तुम्हारी ऑलरेडी हूँ। सुवन, क्या हो गया तुम्हें? सुवन, वैसी दोस्त नहीं, दोस्त जो कुछ खास, जो मैं तुम्हें मानता हूँ, तुमसे हर बात शेयर करता हूँ, हर अपनी तकलीफ बताता हूँ। बोलो, बनोगी ऐसी दोस्त? सौम्या 2 मिनट चुप रही, फिर सुवन की शक्ल देखकर हल्के से सर हाँ में हिला दी। फिर बोली, दोस्त से कुछ खास ही हो तुम। एक बात और जानी थी मुझे तुमसे। तुमने कल कहा था सुवन कि तुम एक बार मुझे खो चुके हो, दोबारा नहीं। इसका क्या मतलब था? सुवन चुपचाप बैठा सौम्या के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला कि वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, मेरी बातों पर दिमाग मत लगाया करो। कहकर वो अपनी चाय पीने लगा। कुछ देर वैसे ही बैठने के बाद उसने हाथ आगे किया और बोला, सौम्या मेरी एक अमानत तुम्हारे पास है, तुम दोगी क्या मुझे? कौन सी अमानत? सौम्या ने हैरानी से पूछा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और बोला, ये। सौम्या हैरान होते हुए, ये तुम्हारा है सुवन? तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में अच्छा लगता है। बस इसे पहले अनजान अमानत समझकर रखी थी, अब सुवन की समझकर रखना। तभी बिस्सू का वीडियो कॉल आया और बोला, सौम्या की तरफ करो जरा, मुझे उससे बात करनी है। सुवन ने फोन सौम्या की तरफ घुमा दिया। हाल पूछने के बाद बिस्सू बोला, सौम्या ये ब्रेसलेट सुवन का है। सौम्या, जानती हूँ बिस्सू जी, अभी अभी सुवन ने बताया, तभी आप उस दिन इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, इसे लेकर। अब समझी मैं। सौम्या, सही कहा तुमने, पर तुम नहीं, पर मैं जानता हूँ कि सुवन ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इतने साल लगा दिए, कितनी रातें ये सोया नहीं। कहकर बिस्सू ने फोन रख दिया। सौम्या ने सामने देखा। सामने बैठा सुवन उसकी तरफ देख तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अपने आप पानी नदियों की तरह बह रहा था। सुवन, तुम रो क्यों रहे हो? कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर सुवन की कुर्सी तक पहुंची। जैसे ही वह थोड़ा सा उसकी तरफ झुकी, सुवन ने उठकर उसे गले से लगा लिया और बोला, तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह एक ऐसा एहसास था जिसे चाह कर भी सौम्या खुद से अलग नहीं कर पाई, और उसके बाद भी सुवन की पीठ पर घेरा बनाकर दोनों एक दूसरे में समाये। कितनी देर वहां वैसे ही खड़े रहे। दोनों ही इस बात से अनजान थे, पर कोई था जो उन्हें देख रहा था, और देखने के साथ साथ मन ही मन कुछ प्लान भी बना रहा था। पर क्या? काका की आवाज सुनकर दोनों वापस कुर्सी पर बैठ गए। बिटिया, ये साहब भी खाना खाकर जाएंगे? काका ने पूछा। नहीं गिरधारी जी, आज नहीं, फिर कभी। कहकर सुवन ने अपना फोन उठाया और गेट की तरफ चल दिया।
काका गेट बंद करने गए तो सुवन ने वहीं उसकी तरफ खड़े होकर पलटकर देखा और एक उंगली उठाकर हिलाकर किसी से भी कुछ भी न बोलने से मना किया। काका ने भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और गेट बंद करके आ गए। अगला दिन सौम्या की जिंदगी में कुछ अलग आने वाला था। सौम्या के सोकर जागने से पहले सुवन का गुड मॉर्निंग का मैसेज था। रिप्लाई देखकर सौम्या भी काम में लग गई। उस दिन के बाद से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब सुवन 24 घंटे सौम्या के साथ ना हो। दोनों के दिन की शुरुआत एक दूसरे के मैसेज से होती थी और दिन का अंत भी एक दूसरे के मैसेज से। दोनों को हर पल एक दूसरे की पल पल की खबर रहती थी। इस बीच सुवन ने अपना एक आदमी विवेक के पीछे लगाया। वह जान सके विवेक और कौन से छुपे हुए कौन से काम करता है, और एक आदमी उसने हिमांशु के बारे में पता लगाने के लिए बेंगलुरु भेजा। सौम्या और सुवन के बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। अब दोनों दोस्ती से आगे बढ़कर एक दूसरे को दिलो दिल में चाहने लगे थे, पर अभी तक इकरार दोनों में से किसी ने नहीं किया था। सुवन ने सौम्या को कई ऐसी शर्तों में बांध दिया कि जिनसे वह चाहकर भी नहीं निकल सकती थी। जैसे अगर उसे नींद नहीं आएगी तो वह पूरी रात सुवन से बात करेगी पर दवाई नहीं खाएगी। डॉक्टर विवेक के पास जब भी जाएगी मुझे आकर सब बताएगी कि डॉक्टर ने क्या कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं। सौम्या उसका मजाक उड़ाती थी ये कहकर कि क्या वह डॉक्टर भी बनने का इरादा रखते हो। सुवन हंसते हुए कहता था अभी बना तो नहीं पर कोशिश कर रहा हूँ। गिरधारी काका की बिटिया की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने उनको कैंसर बताया था जिसका इलाज वहाँ गांव में नहीं हो सकता था, शहर में लाना जरूरी था। उसने हिमांशु को फ़ोन किया, बड़े साहब हमारी बिटिया को कैंसर है, गांव के डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, मुझे उनको यहाँ दिल्ली लाकर इलाज करवाना है, कुछ आप मदद कर देते तो। काका बड़ी उम्मीद से हिमांशु से बोले, हिमांशु काका जब से तुम यहाँ आए हो किसी भी महीने तुम्हारी तनख्वाह रोकी मैंने? नहीं ना, वक्त से पहले दी है, तब भी तुम मुझसे अब पैसे मांग रहे? साहब हम लौटा देंगे। अरे काका अपनी उम्र देखो, कितने साल जियोगे, पता नहीं कहाँ से लौटाओगे। थोड़े बहुत सौम्या से ले लेना, इतने नहीं है मेरे पास कि तुम्हारी बिटिया का कैंसर का इलाज करवा सकूं। कहकर हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। सौम्या पीछे खड़ी सुन रही थी। बोली काका मैं देती हूँ, जितने भी मेरे पास हैं, आप फिक्र मत करो, बिटिया को यहाँ ले आओ। रात में यही बात सौम्या ने सुवन को बताई तो सुवन कुछ नहीं बोला, बस विश्व को मैसेज करके गिरधारी की परेशानी का हल पूछा। विश्व बोला टेंशन मत ले, हो जाएगा, वैसे भी ये हमारे काफ़ी काम का इक्का है, इसे तो शीशे में उतारना ही पड़ेगा। उसने उसी टाइम गिरधारी को फ़ोन करके अगले दिन ऑफिस बुलाया। सौम्या सुवन से बात कर रही थी तभी हिमांशु का फ़ोन आया तो उसने काका का बताया और उनकी मदद करने को कहा तो हिमांशु ने उसे बुरी तरह झाड़ दिया और गालियां देकर जितना जलील कर सकता था किया और फ़ोन रख दिया। सौम्या को बहुत गुस्सा आया, उसने फ़ोन बेड पर फेंक दिया और रोने लगी। जब बहुत देर तक वो व्हाट्सएप पर वापस ना आई तो सुवन ने कॉल कर दिया। सौम्या ने अपने को स्टेबल करते हुए हेलो कहा तो सुवन उसकी आवाज़ सुनकर बोला, सौम्या तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ बच्चा? सौम्या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो सुवन? सुवन सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे। कहीं हाँ कहने पर सौम्या नाराज हो गई तो। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा तो सौम्या ने फ़ोन रख दिया और लगातार उसे मैसेज करने लगी कि सबका प्यार सिर्फ कुछ ही दिन का और दिखावा होता है। सुवन ने जब मैसेज देखा उसका दिमाग घूम गया और उसने छूटते ही कहा, हाँ सौम्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज या कल से नहीं, जब से तुमसे पहली बार मिला तुम्हें देखा तब से। मेरा प्यार मतलबी या कुछ पल का नहीं है, न ही ये जिस्मानी है, ये एक रूहानी प्यार है। सौम्या जिसमें चोट तुम्हें लगती है दर्द मुझे होता है, रोती तुम हो और पलकें मेरी भीग जाती हैं। लव यू सौम्या। सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया, दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। सुमन उसके इस बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने सौम्या को बेल की। सौम्या के वापस ऑनलाइन आते ही सुमन ने कहा, मेरा तो पूछ लिया, अब अपने दिल का भी बता दो, क्या महसूस करती हो मेरे लिए? वही जो तुम करते हो, सौम्या ने जवाब दिया। सुमन तो कुछ कहो। सौम्या लव यू टू। कहकर वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे कोई 16 साल की लड़की शर्माती है। पूरा मुंह शर्म से लाल हो गया था। उसने सुमन को गुड नाइट कहा
और फोन रखकर सो गई। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। दोनों बहुत कुछ एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। अगले दिन गिरधारी को विश्व ने बुलवाकर उसकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और उसके इलाज का सारा खर्च उसने ही उठाने को बोला। गिरधारी उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मालिक, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। अगर आप मेरी हड्डियां भी मांगोगे, वो भी बिना पूछे दे दूंगा। विश्व ने उसे उठाया और बोला, काका, तुम्हारी सौम्या बिटिया मेरी जान की जान है। अगर वो आपके दर्द से रोती है तो वो आंसू मेरी जान की आंखों में आएंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी बिटिया मेरी हुई, अब से तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी ठीक होकर वो घर आएगी, कहकर विश्व उनके जुड़े हुए हाथों पर हाथ रखकर चला गया। कुछ दिन बाद सौम्या का बर्थडे था, तो उसे लग रहा था कि शायद हिमांशु उसके बर्थडे पर घर आएगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई। हिमांशु ने एक फ़ोन भी करना जरूरी नहीं समझा। सौम्या की बेटी ने, अनु ने, उसे फ़ोन करके बर्थडे विश किया और बताया कि 2 दिन पहले पापा उनसे मिलने आए थे। जब हिमांशु यहाँ तक आया तो घर क्यों नहीं आया, यही सोच सोच कर सौम्या परेशान हो रही थी। बार बार टेंशन में उसके हाथ उसकी दवाई की तरफ जाते हैं, पर सुवन की कसम के चलते उसे खा नहीं पा रही थी। तभी डोरबेल बजी। एक उम्मीद से वो भागती हुई डोर खोलने भागी। सामने सुवन और विश्व थे। काका ने वही रसोई घर से उनको सर झुकाकर नमस्ते की और खाना बनाने लग गया। सुवन ने पहले से हैप्पी बर्थडे कहा, केक निकालकर टेबल पर रखा। सौम्या की आंखों में आंसू थे। हे सौम्या, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है, कहकर सुवन ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे प्यार से खींचकर अपने पास किया। ये नजारा देखकर विश्व उठकर बालकनी की तरफ चला गया। कुछ नहीं, वैसे ही थोड़ा अपसेट थी। सौम्या बोली, सुवन, क्यों आज हिमांशु का फोन नहीं आया? सौम्या ने ना में सर हिला दिया। कोई ना, हम अभी केक काट कर उसे वीडियो कॉल मिला लेते हैं। बाहर से अंदर आते हुए विश्व बोला। सौम्या को केक काटने को कहा। काका वहीं खड़े उसे दिल से आशीष दिए जा रहे थे। केक काटने के बाद सुवन जो उसके लिए गिफ्ट लाया था, सारे गिफ्ट उसने एक एक करके सौम्या के हाथ में दिए और बोला, ये मेरी तरफ से हैं तुम्हारे लिए। सौम्या का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि उस टाइम तक उसके दिमाग पर हैवानियत सवार हो चुकी थी। न वह दवाई खा सकती थी और न ही वह कुछ बोल सकती थी। उसने सारा सामान वहीं टेबल पर जोर से फेंका और अपने कमरे में बेड पर जाकर बैठ गई। बिस्सू, क्या हुआ बेटा इसको? सुबन, ये आज किसी बात को लेकर परेशान है और ना चाहते हुए भी दवाई खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएगी, पर आज मैं इसे दवाई खाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। क्या करूं? कुछ सोचकर उसने बिस्सू को घर जाने के लिए बोल दिया। आज वह जब तक हो सकेगा यहीं पर रहेगा। और काका सब समेट कर अपने कमरे में सोने चले गए। उनके जाते ही सुवन सौम्या के रूम में पहुंचा। उसने सौम्या का गुड़गांव वाला रूप फिर देखा। वह बेड पर बैठी एकटक दीवार की ओर देखती हुई अपने आप बोले जा रही थी। हिम्मत करके सुवन अंदर गया और जाकर उसके सामने बैठ गया और उसकी ठुड्डी से पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, क्या हुआ बच्चा? सौम्या ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। सुवन, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, वो भी तुम्हें अकेला छोड़कर, कहकर सुवन सरक कर उसके पास होकर बैठ गया। सौम्या रोने लगी। रोते रोते बोली, मैंने कहा ना, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। सुनता नहीं तुम्हें, कहकर उसने सुवन के सीने पर दोनों हाथों से जोर जोर से मारना शुरू किया। सुवन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, बस अब तुम और नहीं बोलोगी, कहकर खुद को उसके पास किया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लिया। वह गुस्से में कुछ बोलना चाहती थी, पर सुवन ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए। सौम्या ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों ही एक दूसरे के आगोश में समा गए थे। सौम्या, जो बिन दवाई के सोना नहीं चाह रही थी, काफी हद तक स्थिर होकर सो रही थी। सुबह सौम्या की आंखें खुली तो सुवन की बाहों में बिन कपड़ों के समाई हुई थी और सुवन ने उसे तब भी अपनी बाहों में जकड़ा हुआ शांत होकर सो रहा था। वो वैसे ही लेटी खुद को कंबल में लपेटे हुए सुवन को देख रही थी। सुवन ने हल्की हल्की आंखें खोली। सामने उसे सौम्या का चेहरा दिखा। उसने उसके माथे पर किस किया और गुड मॉर्निंग किया और बोला, कैसा है मेरा बच्चा, मुंह ठीक हुआ? सौम्या, हाँ, तुम यहाँ कैसे?
गए क्यों नहीं? सुवन, तुम्हें उस दुनिया से दूर रखने के लिए चाहे मुझे रोज यहाँ आना ना पड़े, पर तुम्हारी कसम सौम्या, अब तुम्हें दवाई के पास तो जाने भी नहीं दूंगा। इतने में सुवन का फोन में मैसेज बजा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कपड़े पहने, बिस्सु को फोन करके जितनी जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचने को कहा, सौम्या को बाय कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। सौम्या वहीं खड़ी सोचती रह गई। नीचे आते ही सुवन ने घड़ी देखी, उसमें 6:30 बज रहे थे। वो सीधा घर को निकल गया। सारा घर सो रहा था, बस माँ पूजा की तैयारी करवा रही थी। जाते ही उसने माँ के पैर छुए। माँ उसकी ओर देखते हुए बोली, सुवन आज क्या बात है? तेरे चेहरे पर कितने साल बाद एक सुकून सा दिख रहा। सुवन, माँ भी ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। माँ भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सुवन ऊपर चला गया। जाते ही उसने मेल चेक की तो उसमें आई फोटो और बाकी सारी जानकारी से उसके पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसने सारी मेल उठाकर विश्व को फॉरवर्ड कर दी और मैसेज किया, जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जा। खुद भी नहाकर ऑफिस में जाकर बैठ गया। ऑफिस आते ही विश्व, यार सुवन, कौन सा पहाड़ टूट गया जो तूने मुझे इतनी जल्दी ऑफिस में आने को कहा? राजन, ऑफिस में चाय देकर जाओ। सुवन ने ऊपर फोन किया और बोला, मेल चेक नहीं की तूने जो मैंने भेजी? विश्व, नहीं यार, दिखा क्या है? कहकर जैसे ही उसने लैपटॉप में देखना शुरू किया तो सुवन की तरफ देखते हुए बोला, इट्स डिस्गस्टिंग यार, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? सुवन, वही मैं भी सोच रहा हूँ, पर आगे हमें जो भी करना है बहुत सोच कर, क्योंकि इससे सौम्या पर भी इफेक्ट पड़ेगा। विश्व, तो क्या सोचा? सौम्या को बताना है? सुवन, नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। पहले सच्चाई तक हम पहुंच जाएं, उसके बाद ही उसे बताएंगे, उससे पहले नहीं। वैसे ही वो टूटी हुई है, अभी तो उसे इसका पता भी नहीं चलना चाहिए। तभी सुवन के फ़ोन पर मैसेज आया, सौम्या, मैं स्कूल पहुंच गई। सुवन, सुनो, ये जो कल रात हुआ ये नहीं होना चाहिए था, पर वक्त और हालात में हम बह गए। क्योंकि हम दोनों अलग अलग रिश्तों में बंधे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपके और मेरे परिवार में कोई परेशानी हो। इसलिए आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे, कहकर उसने व्हाट्सएप बंद कर दिया। सुवन ने उसके मैसेज को पढ़ा, पर उसे समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह चाहता था कि वह बाकी पहले सब चीज़ों से निपट ले, उसके बाद ही सौम्या से बात करेगा। विश्व ने समझाया कि पहले एक बार चल के सौम्या से बात कर लो। सुवन, नहीं, अभी 1-2 दिन रुक कर करूँगा, तब तक वो थोड़ा स्टेबल भी हो जाएगी। स्कूल में सौम्या के साथ बैठी रितिका ने सौम्या से पूछा, क्या बात है सौम्या, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति और सुकून है। तुम कुछ परेशान भी हो? कुछ भी है तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। सौम्या, नहीं रितिका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताऊं क्या, कहकर सौम्या अपना काम करने लगी, पर दिमाग बार बार सुवन की तरफ जा रहा था कि उसने उसे एक बार भी कॉल और मैसेज नहीं किया था। क्या वह भी बाकी सबकी तरह ही था, जिसका प्यार सिर्फ शारीरिक ही था? उसने व्हाट्सएप दोबारा ऑन किया, उस पर सुवन के सिर्फ 2 मैसेज थे। मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद लौटूंगा, परेशान मत होना, जल्दी मिलता हूँ। समझते क्या है अपने आप को? बस मैसेज कर दिया, ड्यूटी पूरी। खुद में ही बड़बड़ाते हुए सौम्या काम करती रही। सुवन ने घर जाकर माँ से जाने का बताया और लड़के को सामान पैक करने को बोल दिया। थोड़ी ही देर में विश्व के आते ही उसके साथ बेंगलुरु जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गया। प्लेन में बैठे बैठे भी वो सौम्या के ख्यालों में खोए हुआ था। विश्व, यार तू अपने चक्कर में मेरा भी बसा बसाया घर उजाड़ेगा। जिस दिन मिसा को गुस्सा आ गया तो मेरा बिस्तर तेरे घर के बाहर मिलेगा, फिर मत कहना। सुवन, कोई ना, मेरे साथ ही रह लेना, साथ रहेंगे दोनों, जैसे बचपन से रहते आ रहे हैं। विश्व, बिल्कुल भी नहीं, तेरा क्या भरोसा, कहीं तू सौम्या समझकर मुझसे चिपक गया, फिर मैं क्या करूँगा, कहकर दोनों हंसने लगे। हॉस्पिटल में काका की बेटी की कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी थी। उसे सर्विकल कैंसर था। विश्व ने डॉक्टर को उसे पूरी कीमो होने तक वहीं मेदांता में रखने को कहा था। ड्रॉ फॉर सर्कल कीमो के बाद स्ट्रेस रिमूव को बोले थे। कम से कम 2 महीने लगने थे। काका को यही तसल्ली काफ़ी थी कि उसकी बेटी अब बच सकती है।
सो वो ज़्यादा समय उसके और अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल में ही रहता था। सौम्या ने भी उसे वहाँ रहने को ही कहा था कि वो घर में खुद मैनेज कर लेगी। बेंगलुरु पहुंचकर विश्व और सुवन अपने आदमी से मिले और उससे पूरी रिपोर्ट लेकर हिमांशु के बैंक उससे मिलने पहुंचे। वो अपने केबिन में ब्रांच हेड मरियम के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। सुवन ने पियोन को अपना कार्ड दिया और वहीं बाहर बैठकर वेट करने लगे। हिमांशु सुवन को पहचानता नहीं था, सो कार्ड देख उन्होंने अंदर बुलाया। जैसे ही दोनों अंदर गए, हिमांशु ने हाथ मिलाकर दोनों को बैठने को कहा। हिमांशु, यस मिस्टर शर्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुवन, सर पहले आप अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लें, फिर बात करते हैं। हमें आपसे अकेले में पर्सनल बात करनी है। हिमांशु ने मरियम को आंखों से जाने का इशारा किया तो वो अपना कप लेकर वहां से चली गई। हिमांशु, जी अब कहिए। सुवन, मिस्टर कौशिक, आपका दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास 900 गज के करीब एक प्लॉट है और नीति बाग में एक कोठी है। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। हिमांशु, जी हाँ है, पर आपको उनके बारे में कैसे पता? सुवन, मेरे रियल एस्टेट एजेंट ने बताया, तभी हम उसे परचेस करने के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। हिमांशु, रेट पता है आपको उसके? सुवन, जी सब पता करके ही आए हैं। हम तो आपके दिल्ली आने का वेट कर रहे थे, पर आपकी वेब से कनेक्ट करने के बाद पता चला कि आप काफ़ी टाइम से अपने बिजी शेड्यूल चलते आ नहीं पाए, तो हमें ज़रूरत थी, सो हम चले आए। हिमांशु, सही किया आपने। वो दोनों प्रॉपर्टी मुझे सेल ही करनी है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सुवन, वेट पर क्यों? हिमांशु, एक्चुअली उसकी रजिस्ट्री मेरी बैब सौम्या कौशिक के नाम है और उसकी दिमागी हालत आजकल ठीक नहीं है। मैं कुछ दिन बाद दिल्ली आऊँगा तो कोर्ट में रजिस्ट्री अपने नाम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करूँगा, उसके बाद ही आपको डील दे पाऊँगा। सुवन, ओह सॉरी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ क्या हुआ आपकी वाइफ को? हिमांशु, श्योर, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते वो ड्रग ऑडिट भी हो गई हैं। ओह, पर आपको कैसे पता? आप तो काफ़ी टाइम से घर गए नहीं, जैसा कि आपने कहा। जी, मेरा नौकर गिरधारी मुझे पल पल की खबर दे देता है। सुवन, तो आपने उनका इलाज नहीं करवाया? हिमांशु, चल रहा है अभी। वो कुछ और बोलता, इतने में मरियम चहकती हुई केबिन में बिन नॉक किए तेजी से आई और बोली, हिमांशु, हमारे सिंगापुर ब्रांच हेड का मेल आया है। तुम्हें और मुझे 2 महीने में वहाँ ज्वाइन करना है। ये पी कहकर वो भागकर हिमांशु की सीट की तरफ गई। फिर उसे याद आया कि क्लाइंट बैठे हैं, तो वो दोनों झेप गए। विश्व हल्की स्माइल के साथ हिमांशु की शक्ल देखते हुए, इट्स ओके मिस्टर कौशिक, बी अंडरस्टैंड। चलिए, जब आप ये सब प्रोसेस कर लें तब मुझे कॉल कर देना, मिलते हैं, कहकर वो दोनों उठकर बाहर निकल गए। उन दोनों के बाहर जाते ही हिमांशु ने मरियम को हक किया और किस किया और डॉक्टर विवेक को फ़ोन करके उसे रात में फ़ोन करने को कहा। वहाँ का आधा सच उन दोनों की आंखों के सामने था, बाकी का आधा उन्होंने जानने के लिए हिमांशु की सोसाइटी में जान पहचान निकाली और हिमांशु के सामने वाला फ्लैट 2 दिन के लिए हायर किया। वहाँ जो सच सामने आया वो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकालने वाला था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अब इसके बाद सौम्या को वो कैसे फेस करेंगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।